तो चलिए अब हम अफ्रीका में चरवाहा जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर निर्भर हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। ये सब आपको उदाहरण दिए गए हैं चरवाहे समुदायों के बारे में जो अफ्रीका में है। तो अब हम देखते हैं कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन किस प्रकार है। इनमें से ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहे के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजारा नहीं कर पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। तो अब अफ्रीका में किस प्रकार का जीवन है चरवाहों का, हमने ये देखा कि कुछ व्यापार भी कर लेते हैं, कुछ बिल्कुल धंधे भी कर लेते हैं जो भी उनको मिलते हैं, अगर उनसे उनका चरवाही से गुजारा नहीं हो रहा है तो कुछ खेती भी कर लेते हैं आदि। तो मसाई पशुपालक जो है, यहाँ हम मसाई का उदाहरण देखेंगे। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अब हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी है। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि अफ्रीका के जो चरागाह थे वो कहाँ चले गए। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1855 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले कितना बड़ा मसाईलैंड हुआ करता था और उसके बाद जब अंग्रेज आए या उपनिवेशिक यूरोपीय शासन आए, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए मसाईलैंड के और उनको उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लेकर आ गए। और जिस वजह से जो अच्छा चारागाह वाले जो क्षेत्र थे, अच्छे चारागाह वाले क्षेत्र, उन पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और जो उपनिवेशिक शासन थे उनका कब्जा हो गया, जिस वजह से जो ये मसाई लैंड वाले जो लोग थे, जो मसाई चरवाहे थे, उन लोगों का जो क्षेत्र था वो बहुत सिमट गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरगाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में थी। स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार ने वही किया जो उन्होंने भारत में किया। उन्होंने यहाँ पे भी जो खेती थी उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिस वजह से जो इनके चारागाह जो थे वो कम होते गए। और पहले जो मसाईलैंड वाले जो लोग थे वो दूसरे लोगों पे भारी पड़ते थे इस क्षेत्र में, लेकिन जब जैसे जैसे उपनिवेशिक शासन आगे बढ़ता गया और उसके अंत तक ये बिल्कुल जो सिचुएशन थी वो उलट गई थी, वो बिल्कुल विपरीत हो गई थी।
बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे भी इन्होंने वन जो थे वो आरक्षित कर दिए, जिस वजह से फिर से जो चारागाह था वो सिमटने लगा और उस वजह से जो मवेशी थे उनका पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो एरिया था, जो क्षेत्र था जिसमें ये लोग चर सकते थे वो बहुत छोटा हो गया था। मवेशी बहुत थे और एरिया बहुत कम था, तो वही भूखमरी की हालात हो गए थे जानवरों के लिए, जिस वजह से उनका मरना अनिवार्य हो गया था। मतलब वो मर ही रहे थे, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका में किस प्रकार से गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई गई थी। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। तो ये पाबंदियां क्या थी, अब हम वो देखते हैं। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार जा ही नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उससे कड़ी सजा दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हालात ब्रिटिश सरकार ने कुछ सेम से ही करके रखे हुए थे, जैसे भारत में थे कि वहां पे भी इनको परमिट लेना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो परमिट मिलना भी बहुत मुश्किल था। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो गोरों के मतलब जो मसाई लैंड वाले जो लोग थे, मतलब जो अश्वेत लोग थे, वो लोग इन गोरों के इलाकों में तक नहीं जा सकते थे। मतलब उनका संबंध रखना भी बहुत गलत माना जाता था गोरों के द्वारा अश्वेत लोगों से। और इस वजह से पर ये था कि ऐसा नहीं हो सकता था कि बिल्कुल ही संबंध नहीं रखे, क्योंकि जो मजदूरी थी वो इनसे ही मिली जाती थी। पर इसके कारण ये लोगों को बाजारों में भी एंट्री नहीं थी, मतलब ये बाजार में भी प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो व्यवसाय करना भी बहुत मुश्किल हो गया था इन चरवाहों के लिए। चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे, जो नई सरहदों ने जो चरवाहे थे उसकी जिंदगी रातों रात बदल डाली थी। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। मतलब वो पहले बहुत सारी चीजें करते थे, चरवाहों का जीवन अच्छा हुआ करता था, लेकिन ये पाबंदियों के कारण बहुत सारी रोक टोक लगने लगी। मतलब चराना तो रुक ही गया और जो वो व्यापार करते थे उस पर भी बहुत सारा अलग अलग तरह के अंकुश
जारी कर दिया गया, अंकुश मतलब रोक लगा दी गई उन पर। उसके अलावा जो सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता था। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। इसी घुमंतुपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे, उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसीलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। आप देख सकते हैं कि इन मसाइयों के साथ कितना गलत हो रहा था, उनके पशुओं के साथ कितना गलत हो रहा था। क्योंकि ये लोग अब पहले तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे अगर एक जगह पे कुछ दिक्कतें हो रही है, जैसे कि सूखा पड़ रहा है, लेकिन अब तो इन लोगों को एक जगह पे ही सीमित कर दिया था। जैसे हमने इतिहास के नाजी वाले चैप्टर में पढ़ा था, उनके एक घेटो बना दिए गए थे, मतलब उसी जगह पे वो लोग रह सकते थे, उसके अलावा नहीं जा सकते थे इधर से उधर। तो जब उस एरिया में, उस क्षेत्र में अगर सूखा पड़ता था या बारिश नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो चारागाह थे वो नहीं बनते थे, तो जो इनके मवेशी और पशु रहते थे वो मारे जाते थे, वो भूखमरी से मर जाते थे या बीमारियों से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि केनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मारे जा चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। आप देख सकते हैं कि 2 साल 3 साल के ही उसमें इनके जानवर बिल्कुल आधे हो गए थे। और उसके साथ ये चीज जब कंटिन्यूड रही, मतलब ये चीज चालू रही, तो इस वजह से इनकी बहुत ज्यादा गिरावट भी आती गई जानवरों में, पशुओं में। अब हम देखेंगे कि मसाई समुदाय के वर्गों में असमान प्रभाव कैसे पड़ा इस औपनिवेशिक शासन का। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेशन बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा, मतलब एल्डर्स और वॉरियर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो, वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं का योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन कर कर अपनी मर्दानगी साबित करते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों से नीचे रहकर ही काम करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो मसाई समुदाय था वो किस प्रकार का था और वहां पे किस प्रकार के जो विभाजन थे लोगों के बीच में थे। मसाई समुदाय के वर्गों में जो असमान प्रभाव था, उसमें मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। मतलब ये अंग्रेज आए और इन्होंने अपने ही हेड जो बोलते हैं विलेज के या समुदाय का जो
एक सबसे ऊपर जो हिस्सा रहता है उसको उन्होंने खुद अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो जिस वजह से ये जो वरिष्ठ और योद्धा थे उन लोगों की जो परंपरागत ताकत थी वो कम होने लगी, क्योंकि अब तो लड़ाई भी बंद करवा दी थी ब्रिटिश ने, और अपॉइंट वही करते थे कि कौन हेड करेगा इस समुदाय को। तो इस वजह से इनकी जो परंपरागत वैल्यू थी वो बहुत कम होते गई आने वाले दशकों में। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश से आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को जो ब्रिटिश थे हेड बनाते थे उनके पास आय का सिर्फ एक स्रोत नहीं था कि सिर्फ उनके चरवाहे नहीं थे, वो दूसरी जगह जाके शहरों में जाके उन्होंने व्यापार भी करना शुरू कर दिया था और वो कर्ज भी देते थे। तो जो वो कर्ज जब वसूलते थे तो वो इंटरेस्ट के साथ वसूलते थे। इस वजह से जो उनकी आय का स्रोत था वो बढ़ गया था और वो अमीर हो गए थे। तो अगर कुछ वजह से उनका जो पशु थे या मवेशी थे वो घटते भी थे तो उनके पास दूसरे स्रोत होते थे। लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो चरवाहे रहते थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अपने मवेशी रहते थे वो इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते थे और गरीबी में आ जाते थे, जिसके बाद उनके पास कोई और चारा नहीं बचता था इधर उधर के काम ढूंढने के अलावा, चाहे वो कोयला जलाने का काम हो या सड़क बनाने का काम हो। तो इस कारण जो मसाई समुदाय था उसमें आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के बदलाव आए थे। पहला, एक जो वरिष्ठ और योद्धा थे उनकी परंपरागत जो वैल्यू थी वो कमजोर होते चली गई, और दूसरी अमीर और गरीब चरवाहों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आने लगा था। अब हम देखते हैं कि आज के चरवाहा जो है वो कैसे हैं। तो आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो आज के चरवाहे वो हर प्रकार की सिचुएशन के हिसाब से अपनी वो बदल लेते हैं, अपना काम करने का तरीका बदल लेते हैं। तो अगर उनको कहीं जगह की परमिट नहीं मिल रही है कहीं जाने की तो वो अपना रास्ता बदल के कहीं और चले जाएंगे। अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनको ज्यादा चारागाह नहीं मिल रहा है तो वो अपने जानवर कम कर लेते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के अलग वो। और जो पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री हैं वो भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जो घुमंतू चरवाहों की जो जीवन शैली है, जो उनका व्यवसाय है, वो ऐसी जगहों के लिए सही है जहाँ पे सूखा पड़ता है और जहाँ या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे आप ज्यादा खेती नहीं कर सकते वैसे इलाकों में। तो इसी के साथ हमारे अध्याय का अंत होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है वो उसका हम उत्तर देते हैं। तो जो ये प्रश्न है लिखा हुआ है वो है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। तो उसकी जो पहली वजह है वो ये है, उनके अपने कोई चारागाह या खेत
नहीं होते। तो जब उनके कोई अब खुद के चारागाह या खेत नहीं होते तो उनको दूसरी दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। फिर दूसरा रहता है मौसम परिवर्तन वर्तन के साथ उन्हें अपने चारागाह बदलने पड़ते हैं, तो जो मौसम परिवर्तन जैसे जैसे होता है उस हिसाब से उनको अपने चारागाह में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। फिर जो तीसरी वजह है वो ये है कि बर्फ पिघलने पिघलते ही उन्हें वापस ऊपर के पहाड़ों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। प्रस्थान करना पड़ता है। जो चौथी वजह है वो है इसी प्रकार मैदानी भागों में बाढ़ आने पर वे ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। तो ये आपका पहले हिस्से का जो प्रश्न का जो पहला हिस्सा है उसका उत्तर हो गया। अब जो दूसरा हिस्सा है वो है कि इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो इससे जो पर्यावरण को लाभ है वो इस प्रकार है, जहां इन चरवाहों के मवेशी चरते हैं, वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि जो गोबर भूमि के लिए खाद का साधन बन जाता है। तो पर्यावरण को इनके निरंतर आवागमन से ये लाभ है कि ये जहां भी जाते हैं वहां पे वो भूमि को उपजाऊ बना देते हैं अपने क्योंकि जो उनके जानवर रहते हैं वो मूल मूत्र से उनको खाद प्रोवाइड करते हैं, खाद देते हैं भूमि को। तो चलिए हम दोहराते हैं हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। 19वीं सदी के प्रारंभ में चरवाहों के अधिनियम शुरू हो गए थे, जब जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों और चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते पहाड़ों पर चले गए थे। चरवाहे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए और उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही निर्भर हैं। मासाई, घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोगों होते हैं
जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर रहते हैं। मसाई को 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आजीविका का बड़ा नुकसान हुआ और उनकी पारंपरिक जीवन शैली बदल गई। तो इसी के साथ इस अध्याय का अंत होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा जो भी आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।